शुभ संध्या मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबकी हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करती हूँ अच्छी चल रही होगी। और आपकी हिंदी की एक और कक्षा उपलब्ध है। इससे पहले हम लोग संपूर्ण कोर्स में व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यंजनों के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है, उसी क्रम में आज जानेंगे उच्चारण, किस तरह से उनका उच्चारण स्थान के आधार पर किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहला है स्वर यंत्र मुखी या फिर काकल्य। उसमें कौन सा व्यंजन है? हा। हा यानी कि स्वर यंत्र, जहाँ से हमारे स्वर निकलते हैं हमारे मुख में, उसी जगह से, ठीक उसी जगह से किस तरह की आवाज़ आ रही है? हा। उसी जगह से एकदम आवाज़ निकलती हुई महसूस हो रही है। तो ये हा हमारा किस जगह पे आ जाएगा? स्वर यंत्र मुखी या फिर काकल्य। इसीलिए इसको स्वर यंत्र मुखी या फिर काकल्य व्यंजन कहा गया है। फिर दूसरा है कंठ। कंठ हमारा, इससे पहले हमने पढ़ा था का वर्ग में जो व्यंजन आते वही हमारे कंठ व्यंजन हो जाएंगे। का, खा, गा, घा, अंगा, यानी जो कंठ, कंठ मतलब गला, यानी जो गले से हमारे व्यंजन निकलते हैं उनको हम लोग कौन सा व्यंजन कहेंगे? कंठ व्यंजन। हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमें स्वयं ही पता चलेगा कि हमारे कंठ से निकल रहे हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। बोलकर देखिए, कंठ से आवाज़ निकलती हुई महसूस होगी। फिर तीसरा है तालव्य, यानी जिन व्यंजनों का प्रयोग हम लोग तालु से करते हैं, जिन व्यंजनों का प्रयोग करने में हम लोग अपने तालु का इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहते हैं? तालव्य। इसमें चा वर्ग के व्यंजन आ जाते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा और इया, और दो और या और शा। इन सब का प्रयोग हम लोग किससे करते हैं? तालु से करते हैं। जैसा कि आपको शा दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग तलव्य शा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग तालु से करते हैं, इसलिए इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। किसको? चा, छा, जा, झा, या और शा को। फिर मूर्धन्य। मूर्धन्य में हमारे कौन सा आ जाएगा? टा वर्ग। टा वर्ग के जितने व्यंजन हैं वे सब हमारे मूर्धन्य में आ जाएंगे, यानी एक साइलेंट दबी हुई आवाज़। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और सा। कौन सा? सा। इस सा को मूर्धा सा भी कहते हैं, तो ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन में आ जाएगा। फिर वत्सर। वत्सर में कौन कौन से हैं? ना, ला, रा और सा। कौन कौन से? ना, ला, रा और सा। ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं और रा को हम लोग लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, यानी जीभ से हवा टकराने के बाद जीभ लुढ़कती हुई महसूस हो। रा, रा बोल के देखिए, जीभ एक तरफ लुढ़कती हुई महसूस होगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ला पार्श्विक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक। तो वत्सर जो है उसमें इसी तरह के व्यंजन आ जाएंगे, ना, ला, रा और सा। इनको बोलेंगे तो जीभ एक तरफ लुढ़कती हुई महसूस होगी। ला बोलेंगे तो जैसे लगेगा ला, जीभ एक स्थान पर तालु से आके सट गई है और हवा अगल बगल से निकल रही है। तो ला को हम लोग पार्श्विक में रखते हैं और रा को लुंठित में। तो फिर ये हमारे क्या हो जाएंगे? वत्सर। ना, ला, रा, सा। और अगर शॉर्टकट में जल्दी से याद करना चाहते हो तो नल रस, ऐसे बोल सकते हैं, नल रस। वत्सर व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे? ना, ला, रा और सा। फिर दंतव्य, जिनका प्रयोग करने में दांतों का इस्तेमाल अधिक होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? दंतव्य व्यंजन। ता, था, दा, धा। देखिए, जीभ के ऊपर दांत सट रहे हैं, बोलकर देखिए, ता, था, दा, धा, यानी दांतों का प्रयोग अधिक हो रहा, उनको हम लोग क्या कहेंगे? दंतव्य। ओष्ठ, जिन व्यंजनों को बोलने में ओठों का प्रयोग अधिक होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन। आपके परीक्षा में आ जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस तरह से बोल कर भी देख सकते हैं, तो हमें स्वयं ही पता चल जाएगा किस तरह के व्यंजन हैं। ओष्ठ, पा,
फ, ब, भा। इनमें ओठों का प्रयोग हो रहा है, देखिए बोल करके। तो ये हमारे कौन से व्यंजन हो जाएंगे? ओष्ठ व्यंजन। फिर दंतोष्ठ यानी दांत और ओठों का प्रयोग एक साथ हो रहा है, वो हमारे कौन से हो जाएंगे? दंतोष्ठ। कौन कौन से हैं इसमें? वा और फा, वा फा। यानी ओठों के साथ साथ दांतों का भी हल्का प्रयोग इसमें हो रहा है। ये हमारे कौन कौन से हैं? वा और फा। फिर दब्य ओष्ठ। दब्य ओष्ठ यानी दबे हुए ओठों से जिन व्यंजनों का प्रयोग होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? दब्य ओष्ठ। दब्य ओष्ठ में कौन कौन से? प, फ, ब, थ, म। यानी हल्का सा ओठ दबे हुए प्रतीत हो रहे हैं, बोलने पर पता चलेगा। प, फ, ब, थ, म। बोल कर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दब्य ओष्ठ व्यंजन कहेंगे। आइए आगे और देखते हैं। अब देखेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी जब उच्चारण करते हैं तब कैसे उनकी ध्वनि निकलती है। इसमें स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आ जाएंगे? च, छ, ज और झ। यानी इनको बोलने में हल्का सा जिह्वा और तालु ये हल्के से टकराते हुए आपस में महसूस होंगे। तो किस में आ जाएंगे? स्पर्श संघर्षी में। च, छ, ज, झ। हल्का सा गले में संघर्ष हो रहा है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? स्पर्श संघर्षी में। फिर संघर्षी सा, शा और शा। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये शा हल्का सा मिस्टेक हो गया है, तो उसको मैं सही कर देती हूँ। ये वाला शा रहेगा, ये। तो ये बाद वाला सा नहीं रहेगा। तो इस संघर्षी में कौन कौन से आ जाएंगे? सा, शा और शा। ये हमारे आ जाएंगे संघर्षी में। इनको बोलने में भी संघर्ष होगा, आपस में जीभ तालु आपस में टकराएंगे। शा, शा और शा। देखिए आपस में संघर्ष करेंगे, तो ये हमारे संघर्षी में आ जाएंगे। फिर पार्श्विक। पार्श्विक में कौन सा व्यंजन आ जाएगा? ला। और लुंठित। लुंठित में कौन सा आ जाएगा? रा। इसके बारे में हमने पहले भी बताया है। तो पार्श्विक में कौन सा आ जाएगा? ला। इसमें ला बोलने में जिह्वा जो है, जीभ दांत से लग जाती है और हवा अगल बगल से निकलती हुई महसूस होती है। देखिए ला। तो ये हमारा पार्श्विक में आ जाएगा। और लुंठित में कौन सा आ जाएगा? रा। रा यानी जीभ से बोलने के बाद जैसे लगेगा जिह्वा एक तरफ लुढ़कती, रा रा, जिह्वा एक तरफ लुढ़कती हुई जा रही, तो हमारा लुंठित में आ जाएगा रा। फिर उच्छिप्त या द्विगुण, यानी इनका प्रयोग दो तरह से होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्छिप्त या द्विगुण। जैसे आप देख रहे हैं डा और ढा, इनके नीचे बिंदी लगा देंगे तो डा ढा, अड़ा बन जाएगा, ढा बन जाएगा। तो इनका प्रयोग हम लोग दो तरह से करेंगे। और अंतस्थ या अर्धस्वर। पहले अंतस्थ के बारे में हमने बताया था, 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। और यहाँ पर या और वा लिखा हुआ है। अंतस्थ या अर्धस्वर यानी जिनका प्रयोग पूरी तरह से नहीं, आधा हल्का मुड़ करके होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ या अर्धस्वर, या और वा। फिर अनुनासिक और पंचमाक्षर, यानी कि जो भी हमारे व्यंजन हैं उनके जो आखिरी में शब्द आते हैं, जो हमने बताया था पहले आपको, व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, उनके जो आखिरी में शब्द आते हैं, अंगा हो, या हो, डा हो, ना हो, माँ हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक, क्योंकि इसमें अंग की बिंदी का प्रयोग जैसे आवाज़ निकल रही है। या फिर पंचमाक्षर, या सबसे बाद में जो आते हैं, बाद में यानी एक लाइन से देख लेंगे, 5 वर्ग के बाद में जो आएगा, तो फिर उनको क्या कहेंगे? अनुनासिक या पंचमाक्षर।
और फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्रा। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञा और श्रा। यानी 2 व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का और शा को मिलाकर क्या बनेगा? छा। ता प्लस रा को मिलाकर क्या बनेगा? त्र। जा और या को क्या मिलाकर क्या बनेगा? ज्ञा। शा और रा को मिलाकर क्या बनेगा? श्रा। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जब परीक्षा में ये व्यंजन आएगा आपके तो इसके नीचे हलंत लगा हुआ आपको मिलेगा। ये का के नीचे, ता के नीचे, जा के नीचे और शा के नीचे। तो जिस पे हलंत लगा रहेगा वही वाला सही होगा। इस तरह हम दोनों को मिला करके एक नया व्यंजन बनाएंगे। उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। का और शा को मिलाकर क्या हो जाएगा? छा। ता और रा को मिलाकर त्रा। जा और या को मिलाकर ज्ञा और शा और रा को मिलाकर श्रा हो जाएगा। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और बाकी दूसरे क्रम में आपका तद्भव तत्सम चल रहा था, तो अभी तक हम 2 तद्भव तत्सम लिख रहे थे। आज उस क्रम को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। आज से हम लोग 4 करेंगे क्योंकि आपका कोर्स जल्दी पूरा करवाना है। तो इसको लिखते रहिए और याद करते रहिए। देखिए अटारी, अटारी यानी कि छत, उसका तत्सम क्या हो जाएगा? अट्टालिका। क्या हो जाएगा? अट्टालिका। अगुआ, अगुआ का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्रणी। अंगूठी, अंगूठी हम सभी जानते होंगे। अंगूठी तद्भव शब्द है और उसका तत्सम क्या हो जाएगा? अंगुष्ठिका। अगहन, अगहन एक महीने का नाम है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा? अग्रहायण। और दूसरी तरफ आप शब्द का विलोम शब्द चल रहे थे, तो आइए देख लेते हैं। इससे पहले हमने अग्रिम और अंतिम तक लिखा था, इसको भी थोड़ा सा बढ़ाया है। जल्दी से हमें पूरा करवाना है कोर्स आपका। तो अवनी, अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर। अवनी यानी कि धरती, उसका विलोम क्या हो जाएगा? अंबर यानी कि आसमान। अग्नि, आग का विलोम क्या हो जाएगा? जल। अज्ञ, अज्ञ यानी जो कुछ न जानता हो। विज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो, जो ज्ञानी हो। अचल यानी जो अपनी जगह पर स्थिर रहे, चल ना सके। चल, जो चल सके। तो अचल का विलोम क्या हो जाएगा? चल। तो आप सब इसको लिखते रहिए, नोट करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और कल फिर एक नई क्लास के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।